नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज तीनों इश्यूज हम डिस्कस करेंगे हिंदू के। सबसे पहला आर्टिकल सेंसस से संबंधित, दूसरा इनर पार्टी इलेक्शंस, तीसरा मैनेजिंग स्पोर्ट्स। और जो डायरेक्टिव्स हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ डायरेक्टिव्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको हम कल कवर कर लेंगे। फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंसस यानी जनगणना से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में ना सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ था 1872 में, लेकिन उस समय पूरे भारत में एक ही समय सेंसस नहीं कंडक्ट किया गया था। यानी वो सेंसस 1872 वाला, 1872 वाला पूरे भारत में एक ही समय नहीं कंडक्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद 1881 में 1881 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया ना, वो ऐसा सेंसस था जो पूरे भारत में एक ही समय कंडक्ट किया गया था। उसके बाद से देखो, 1881 के बाद से देखो, हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है और 2011 तक ये जो प्रोसेस है वो चलती आई है। 2011 में, 2001 में, 1991 में, 1981 में, यानी 1881 के बाद लगातार ये प्रोसेस जो है ना वो चलती आई है। हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है। 2021 में भी कंडक्ट होना था लेकिन नहीं हुआ। क्यों? कोविड-19 की महामारी के चलते। वैसे तो राइटर कहते हैं बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज कंडक्ट की गई थी उस दौरान, उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, मतलब क्राउड की मिसमैनेजमेंट हुई और कोविड फैला। लेकिन सरकार का ये एक्सक्यूज़ कि कोविड-19 के चलते हम सेंसस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तर्क सही नहीं है। चलो, अभी तो कोविड की सिचुएशन काफ़ी ठीक हो चुकी है, अभी तक तो सेंसस की प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अभी भी नहीं। सरकार ने क्लियरली नहीं बताया है, कोई गारंटी नहीं दी है कि हम सेंसस जरूर कंडक्ट करेंगे। अभी इतनी कोई बोलचाल भी नहीं हो रही है सेंसस के बारे में कि सेंसस का क्या होगा। राइटर कहते हैं देखो, सेंसस के बहुत सारे फायदे हैं। तब से लेके 1881 में पहली बार पूरे भारत में एक साथ सेंसस कंडक्ट हुआ था, तभी से लेके अभी तक हर 10 साल में ये प्रोसेस चलती आई है। फायदे हैं तभी तो चलती आई है ना। पहले राइटर दूसरे देश का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यूएसए का। यूएसए में ना जब स्लेवरी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो 1850 से लेकर 1860 के बीच में एंटी स्लेवरी कैंपेनर्स ने, मतलब जो स्लेवरी को ख़त्म करवाना चाहते थे, उन्होंने नंबर्स का इस्तेमाल किया, सेंसस के नंबर्स का ये बताने के लिए कि देखो, स्लेव्स की संख्या बल्कि बढ़ती जा रही है। जबकि स्लेव्स को सपोर्ट करने वाले ये थे कि स्लेवरी धीरे धीरे अपने आप से कम हो रही है, तो सेंसस के नंबर उस समय काफ़ी काम आए। हमारे देश में भी सेंसस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस साबित हुई है पास्ट में। जैसे सेंसस के डेटा से ये पता लग जाता है कि सेक्स रेशो कम हुई है या फिर बढ़ी है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है 1960s का। 1960s और 70s में ना एकदम से सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उसके बाद सरकार जाग गई। यहाँ पे देखो, 1961 का सेंसस का डेटा और 1971 का सेंसस का डेटा, दोनों में ना सेक्स रेशो का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो सरकार को पता लग गया कि लोगों में सन की तरफ बायसनेस बढ़ गया है, इस वजह से भ्रूण हत्या की जा रही है, गर्ल्स को मारा जा रहा है, कई बार जन्म लेने के बाद और कई बार जन्म लेने से पहले भी। तो इसके बाद सरकार ने आवश्यक कदम उठाए, नए नए कानून आए फीमेल फीटिसाइड और दूसरी अन्य चीज़ों को रोकने के लिए। उसी प्रकार से देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना है, ये सब चीज़ें भी पता लगती हैं सेंसस से। अब देखो हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में। पहले तो ये सारा डेटा सिर्फ सेंसस से इकट्ठा होता था, लेकिन अब ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अपने सर्वेस करवाने लगी हैं इस प्रकार का डेटा इकट्ठा करने के लिए। देखो, फर्क इतना है, सेंसस का जो डेटा होता है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है क्योंकि एक एक पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये जो मिनिस्ट्रीज का डेटा होता है ना, वो सर्वे के आधार पर होता है। मान लीजिए 1 लाख लोगों में से आपने सिर्फ 1000 लोगों से बात कर ली, 100 लोगों से बात कर ली, इस प्रकार से छोटा सा सर्वे आपने कंडक्ट करवाया और उसी से डेटा ले लिया। तो वो मिनिस्ट्रीज का अलग अलग डेटा जो होता है ना, वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता जितना कि सेंसस का डेटा होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे झूठ पकड़े जाते हैं पॉलिटिशियंस के सेंसस के डेटा की सहायता से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई बार कुछ लीडर्स ये बोल देते हैं कि इस कास्ट के लोगों की संख्या बढ़ रही है या फिर इस धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है,
बट सेंसस के डेटा से सब कुछ साफ हो जाता है कि किस धर्म के लोगों की संख्या कितनी है। इसके अलावा कई बार देखो दिक्कत ये है ना, सरकार सेंसस के डेटा को ना रिलीज नहीं करती पूरी तरह से। सरकार को अगर लगता है ना कि ये सेंसस का डेटा रिलीज किया गया तो इससे हमें नुकसान हो जाएगा, तो सरकार फिर उस डेटा को ना रिलीज नहीं करती, छुपा के रखती है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, लिखने का नहीं है, मतलब एग्जाम में लिखने का नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जैसे देखो 2011 का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा था। अब उसमें ना काफी सारी ऐसी चीजें थी जिससे कांग्रेस को यह लगता था कि वो अगर मार्केट में बाहर आ गई तो इससे हमारी पार्टी को नुकसान होगा। जैसे कास्ट संबंधी डेटा या फिर धर्म संबंधी डेटा जो पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आना चाहिए था, अगर सामने आ जाता तो कांग्रेस को नुकसान होता। इसलिए यूपीए की सरकार ने उस डेटा को जनता के सामने नहीं रखा। इवन जब बीजेपी की सरकार आ गई तो उनको भी लगा कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा 2011 में कंडक्ट हुआ था, ये सेंसस, उसका डेटा अगर पब्लिक डोमेन में बाहर आ गया तो इससे हमें नुकसान होगा। तो इसलिए बीजेपी की सरकार ने भी उस सेंसस के डेटा को पूरी तरह से जनता के सामने नहीं रखा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखो अपना अपना फायदा देखती हैं। एग्जाम्पल आपको और क्लियरिटी से देता हूं। जैसे देखो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा बीजेपी ने क्यों नहीं जनता के सामने रखा, हालांकि यूपीए ने भी नहीं रखा था, बीजेपी ने इसलिए नहीं रखा क्योंकि उस सेंसस के डेटा से यह पता लगता कि कुछ कास्ट जो हैं ज़्यादा जॉब्स प्राप्त कर रही हैं जबकि उनकी जनसंख्या कम है। तो जब ये डाटा जनता के सामने आता तो दूसरी कास्ट विरोध करने लगती कि आप हमें अलग से रिजर्वेशन दीजिए, कास्ट पे ज़्यादा चर्चा होती। जबकि बीजेपी को यह लगता है कि कास्ट पे ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा धर्म के इश्यूज़ पर बोलती है, कास्ट के इश्यूज़ पर नहीं बोलती है। मतलब बीजेपी धर्म की राजनीति ज़्यादा करती है और कांग्रेस या फिर दूसरी अन्य पार्टीज कास्ट की राजनीति ज़्यादा करती हैं। देखो ये एग्जाम्पल्स सिर्फ समझने के लिए हैं, आंसर्स में लिखने के लिए नहीं है, और आप सब लोग मैच्योर हो इसलिए फ्रीली इन एग्जाम्पल्स को मैं दे पाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और चीज़, राइटर कहते हैं देखो सेंसस अगर कंडक्ट होगा ना तो ये पता लग जाएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश में कितना तेज़ी से गिर रही है और कौन से धर्म में टोटल फर्टिलिटी रेट समझते हो ना, एक महिला अपने पूरे लाइफ स्पैन में, जीवन काल में एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म देती है, ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो किस कम्युनिटी में टोटल फर्टिलिटी रेट कितना तेजी से गिर रही है ये भी पता लग जाएगा। और बहुत सारे अन्य फायदे होते हैं सेंसस के। जैसे 2011 के सेंसस ने ना एक बात क्लियर कर दी थी कि सिटीज और रूरल एरियाज में ना डाइवोर्स रेट सेम है। पहले कुछ लोग कहा करते थे शहरों में ज़्यादा तलाक होते हैं, लेकिन इस सेंसस से पता लग गया था कि अर्बन डाइवोर्स रेट 0.89% है, जो कि रूरल रेट के ऑलमोस्ट बराबर है। रूरल एरियाज में डाइवोर्स रेट है 0.82%। अब देखो एक और चीज बात आती है, कास्ट सेंसस को कंडक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ना अंतिम कास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 1931 में। देखो एक व्यू ये है, कास्ट सेंसस कंडक्ट करने के बजाय आप ये देखो ना, कोई आदमी, कोई परिवार कहां पे पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है या फिर किसी अन्य इंडिकेटर में पिछड़ा हुआ है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है जो फैमिली जिस डोमेन में पिछड़ी हुई है ना उसको अपलिफ्ट करना। मतलब सरकार की जो स्कीम्स हैं देखो वो सबके लिए होती है, वो कास्ट देख के तो होती नहीं है, कास्ट या धर्म देख के। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि गरीब लोगों को उनकी स्कीम्स का लाभ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सरकार फिर उनको लाभ देने की कोशिश करे और जो भी कमियां हैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करे। अब होता क्या है, देखो कास्ट सेंसस मान लीजिए अगर कंडक्ट किया जाएगा तो कुछ लोग कुछ कास्ट के पिछड़े हुए मिलेंगे। अब उनको ये लगने लगेगा कि हम इस कास्ट के हैं तभी हम पिछड़े हुए हैं, जबकि देखो वो नॉर्मली भी पिछड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन अब उनको जब ये लगने लगेगा ना कि हम इस कास्ट के हैं इसलिए हम बैकवर्ड हैं, तो फिर उस कास्ट के लोग रिजर्वेशन की मांग करने लगेंगे या फिर कुछ और ऐसी एक्स्ट्रा डिमांड रख देंगे सरकार के सामने। अब एक कास्ट के लोग ऐसे रखेंगे तो दूसरी कास्ट के लोग भी रखने लगेंगे डिमांड सरकार के सामने। ऐसे तो हमारा देश और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि सबको अपलिफ्ट करना, लेकिन कास्ट देख के नहीं, कास्ट या धर्म देख के नहीं। जो भी डेटा में देखो चीज़ें सामने आती हैं कि इस एरिया के लोग पिछड़े हुए हैं, तो
सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बस उसकी स्कीम्स का लाभ हर एक पर्सन तक पहुंचे, हर एक पर्सन अपलिफ्ट हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। तो व्यू ये है यहां पे कि कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट होना चाहिए। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो बहुत सारे देशों ने मुश्किल की घड़ियों में अपना सेंसस कंडक्ट किया है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इन्होंने अपने पूरे इतिहास में सेकंड सेंसस कंडक्ट किया, पिछला इन्होंने कंडक्ट किया था 1984 में। तो सेंसस अगर इंडिया नहीं कंडक्ट करता है ना, तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। और देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से अपना सेंसस कंडक्ट नहीं किया है। हालांकि इंडिया ने तो 2011 में सेंसस कंडक्ट किया था, तो इनसे तो इंडिया का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी देखो, इंडिया को जल्द से जल्द अपना सेंसस कंडक्ट करना चाहिए, जल्दी से ऑथेंटिक डेटा हासिल करना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कहती है हम अमृत काल में एंटर कर चुके हैं, तो अमृत काल में देखो डेटा ही नहीं होगा तो कैसे अच्छे से पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेंसस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इनर पार्टी इलेक्शंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कांग्रेस में अभी इनर पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी में 1998 के बाद से अभी तक सिर्फ 2 साल के लिए सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अदरवाइज 24 सालों में 22 साल तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ही हैं। तो कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो ये डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए। देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोई कानून है जो बोलता हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए या फिर नहीं। एस वाई कुरैशी देखो जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो जवाब देते हैं, जब देखो 90s में टीएन शेषान इलेक्शन कमिश्नर थे ना, उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने ना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बोला था कि आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाइए पार्टी के अंदर। तो चूंकि उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा थी, पॉलिटिकल पार्टीज ने उनकी बात मान ली थी और उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके अंदर इलेक्शन कंडक्ट हुआ था टॉप पोस्ट के लिए। उसके बाद से देखो हर एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। बट देखो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ना इलेक्शन कमीशन को बोल देती हैं थोड़ा डिले होगा इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अब इश्यू पे काफ़ी सॉफ्ट रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी क्वेश्चंस नहीं रेज करता कि पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले पर काफ़ी सॉफ्ट रहता है और पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जरूर एक्सपेक्ट करता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्लाई करे, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना संविधान होता है ना, चार्टर होता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरूर चाहता है उन पॉलिटिकल पार्टी से जो रजिस्टर्ड हैं। इसलिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बन जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं बोलता इस इशू पर। इसके बाद देखो दूसरे पैनलिस्ट हैं राहुल वर्मा, वो 2 पॉइंट्स बोलते हैं। वैसे हमारा देश ना पार्टी लेड डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शंस लड़ती हैं इलेक्शंस में। बट दिक्कत ये है पार्टी लेड डेमोक्रेसी होने के बावजूद पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती। आप हमारे देश के संविधान में देखिए, कहीं भी आपको पॉलिटिकल पार्टी वर्ड मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में भी पूछ सकती है कि देश के संविधान में कहीं पॉलिटिकल पार्टी वर्ड मेंशन है या फिर नहीं है। नहीं है। पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया 1985 में, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देखने को मिली थी। इसके बाद देखो राहुल वर्मा ये कहते हैं, कोर्ट ने ना इस बात को ऑब्जर्व किया है देश के संविधान के आर्टिकल 324 में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 21 क्लास ए में। फिर से बोलता हूं, देश के संविधान का आर्टिकल 24 जिसमें यह बोला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर है इन सभी इलेक्शंस को सुपरवाइज करने की, सुपरिंटेंड करने की, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इस आर्टिकल में भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 क्लास ए में, दोनों में ना कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेंगी या फिर
पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करेंगी या फिर इलेक्शंस को रेगुलेट करेंगी, कहीं पर यह बात नहीं लिखी गई है। इसी का नतीजा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करती, जो कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस इशू पे हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। इसके बाद देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सीरियसली इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी तो बढ़ जाएगी, फैक्शनिज्म का शिकार हो जाएगी। तो राइटर कहते हैं, देखो हमारी डेमोक्रेसी भी ना यूएस की डेमोक्रेसी की तरह धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। यूएस में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उससे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और रिपब्लिक पार्टी के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं कि कौन कैंडिडेट बनेगा इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। जैसे बैरक ओबामा और हिलरी क्लिंटन, दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के थे कि कौन इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंशियल पोल्स के लिए उम्मीदवार होगा। तो हिलरी क्लिंटन हार गई थी ओबामा से, लेकिन बाद में ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को ही अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया, यानी फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त किया। तो यहां पे देखो, जिसने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा उसको ही आप अपना फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त कर रहे हो, तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी का संकेत है। हमारे देश में भी ऐसा ही होगा धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए ट्रू डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आना जरूरी है। इसके बाद देखो, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित एक पुराना बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको भी आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब सभी जो एडल्ट्स हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, या फिर जैसे यूएसए में 4 साल बाद। और जब इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो नई सरकार बनती है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन देखो, ये सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक बात ये बोलोगे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये सारी चीजें हों किसी डेमोक्रेसी में, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हों, सभी एडल्ट्स के पास वोट देने का अधिकार हो, लेकिन फिर भी लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर ना हो। मतलब जो हम रियल डेमोक्रेसी की एसेंस की बात करते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो सब चीजें मौजूद ना हो। रेगुलर इलेक्शंस के होने के बावजूद वो सब चीजें ना हो, सभी एडल्ट्स के पास वोट का अधिकार होने के बावजूद, तो फिर आप कहोगे वहां पे डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है? आप आंसर दोगे वहां पर देखो नाम की डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है। जो आप ये बोलते हो ना डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है, तो वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी एज ए आउटकम भी मौजूद होनी चाहिए, रियल में जो पावर है वो जनता के पास होनी चाहिए। हमारे देश में देखो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 18 साल से एज जिनकी ज्यादा है उनके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई बार कुछ एक्सपर्ट्स आरोप ये लगाते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं है। कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं और जनता का जो से है देश की गवर्नेंस में वो बहुत कम है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव। आपने देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखी होगी, जैसे बीजेपी की देख लीजिए। कहा यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पहले तो देखो बीजेपी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था उसकी बहुत अहमियत होती थी और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बीजेपी की फंक्शनिंग में थी। लेकिन आज के समय में ना जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जैसे अमित शाह जो अभी होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और बाकी लीडर्स का जो से है पार्टी की फंक्शनिंग में वो बहुत कम है। मतलब ये बात लिखेगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए है। उसी प्रकार से कांग्रेस का आप एग्जाम्पल देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी चलती हैं। बाकी जो लीडर्स हैं उनको तो साइडलाइन किया हुआ है, जो G23 ग्रुप बनाया हुआ है कांग्रेस के कुछ नाराज हुए लीडर्स ने। मतलब साफ है, आप ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखोगे, ज्यादातर क्या मोस्टली उनमें ना इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी में अगर देखो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन। अभी तो देखो जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में गांधी के द्वारा फैसला लिया जाता है किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, तो क्लोज ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और यही चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है
जैसे आज़ादी से पहले कांग्रेस को चलाने के लिए हुआ करता था, और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के बेस पे, तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की। अभी तो देखो, वैसे संविधान ने तो राइट दिया है कि हर एक पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी टिकट देती नहीं, फिर कैसे हर एक पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है? अलग से इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, ये बात सच है, लेकिन फिर जीतने की संभावना भी तो कम हो जाती है ना। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लेस फैक्शनलिज्म। अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शनलिज्म भी कम होगा ना। वो पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न ग्रुप्स में कम डिवाइडेड होगी। अब तो देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का अभाव है। अगर पता हो कि हाँ भैया इलेक्शंस होंगे और जो इलेक्शंस जीतेगा वही उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी रहेगी तो देखो अपने आप ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, मतलब जनता को भी पता होगा किस बुनियाद पर इस कैंडिडेट को टिकट मिली है और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जो पार्टी मेंबर्स हैं वो देखो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति भी और अपने लीडर्स के प्रति भी, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजिंग पावर। अगर देखो डेमोक्रेसी रहेगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विभिन्न लेवल पर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लीडर्स होते हैं, उनके हाथों में पावर आएगी। अब उनके हाथों में जब पावर आएगी तो देखो वो लोगों की जो आवाज़ है ज़्यादा अच्छे ढंग से उठा सकेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी से ना नफरत करते थे, जिसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज में टेंडेंसी होती है पावर सेंट्रलाइजेशन की। गांधी जी चाहते थे कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, ओशियन की वेव्स की तरह होनी चाहिए। मतलब एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पावर दे। आप अगर पत्थर मारोगे ना किसी वाटर बॉडी में तो इस प्रकार से वेव्स निकलने लगती हैं। एक वेव जो है वो दूसरे वेव को एनर्जी देती है। गांधी जी इस कंसेप्ट में विश्वास करा करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसा नहीं होता ना, पावर जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो सेंट्रलाइज होती जाएगी। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब जो कि देखो पावर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होती है। वो पर्सन्स, उस पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर्स इलेक्शन जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, बेशक उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देना पड़े जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी के प्रति, सारी पावर उन्हीं के पास में है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी ना तो फिर साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होती क्यों नहीं है। सबसे पहला रीजन है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, हर जगह पे आपको डायनेस्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, यानी एक परिवार का वर्चस्व, एक परिवार की पार्टी। दूसरे नंबर पे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉइंट में देखो ये आता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना 1985 का, ये रोकता है पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने से। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी कि सभी मेंबर्स को यह बोल दिया कि आपको इस बिल के पक्ष में ही वोट देना है, तो फिर अगर कोई पर्सन विपक्ष में वोट दे देना तो फिर उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस लॉ की वजह से ना जो मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी विल से बोल ही नहीं सकते पार्लियामेंट में, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉ। लैक ऑफ लॉ में ये आता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। इसका सेक्शन 29A जो है वो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस सेक्शन के तहत। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मैंडेटरी करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है जो ऑब्लिगेशन लगाए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही हैं। जैसे देखो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर कानून होता कोई तो जल्दी से उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होंगे रेगुलरली और जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कल्ट। देखो चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इवन डेवलप कंट्रीज हो, लोगों की ना एक आदत होती है हीरो वर्शिपिंग की। जैसे जर्मनी का एग्जांपल लीजिए। जर्मनी में
हिटलर की इतनी हीरो वर्शिपिंग हुई, हिटलर को बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो मतलब हीरो वर्शिपिंग ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, और जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गई। आज के समय में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट बन चुका है बीजेपी में, इस वजह से डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर आपको पॉलिटिकल लीडर्स का पर्सनैलिटी कल्ट देखने को मिलेगा, वहां पे डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शंस। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिसके पास फिलहाल पावर है ना, वो इंटरनल इलेक्शंस नहीं होने देता। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि बस पावर मेरे पास ही रहे, इलेक्शन हो गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो पावर जो है मेरे हाथ से निकल जाए। इसके बाद रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। देखो, लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित एक पूरा चैप्टर लिखा था। इसमें लॉ कमीशन ने यह बोला था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, तो फिर वो कैसे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेगी। दूसरा पॉइंट, NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में आया था। इन्होंने ये कहा था, इस कमीशन ने, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, इन सबको रेगुलेट करने के लिए। सेकंड ARC रिपोर्ट में भी बोला गया है, कौन से चैप्टर में, एथिक्स एंड गवर्नेंस वाले चैप्टर में, कि अगर देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो इससे करप्शन होता है, इससे पॉलिटिकल लीडर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ग्राउंड लेवल से हट जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा सकता है लॉ टू कंपल्सिफाई इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनली रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए जैसे USA में होता है, और इसके लिए कंपल्सरी लॉ भी होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अमेंड कर दो। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो बेखौफ होकर अपनी राय जाहिर नहीं कर पाते। मतलब बिल पर वोट देना होता है तो उनको पॉलिटिकल पार्टी की बात ही माननी पड़ती है व्हिप के कारण, अदरवाइज उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो लटकती है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए और बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए जैसे माइनॉरिटी कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स सबमिट करें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं सबमिट करती हैं एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर, उनको पिनलाइज किया जाए, कुछ समय के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी जाए कि अगर किसी प्रोविजन का कोई पॉलिटिकल पार्टी उल्लंघन करती है तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। देखो, कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप आजादी से पहले देखिए, कांग्रेस का रोल सिर्फ इलेक्शन लड़के सत्ता हासिल करना नहीं था, यूथ को जागरूक करना, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, उस समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अपलिफ्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे गोल थे कांग्रेस के। लेकिन आज के समय में ना पॉलिटिकल पार्टीज का रोल एक ही हो गया कि जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद सत्ता हासिल की जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी और इनर पार्टी इलेक्शंस से संबंधित। अब देखो, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारे देश में स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर स्पोर्ट्स बॉडीज बहुत बार सुर्खियों में आती हैं, लेकिन नेगेटिव रीजंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है जब किसी स्पोर्ट्स बॉडी की चर्चा होती है या फिर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर की चर्चा होती है तो वो नेगेटिव रीजंस की वजह से होती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए, अनिल खन्ना, इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो थे नरेंद्र बत्रा। उनको फोर्स किया गया था जुलाई में इस्तीफा देने के लिए, और तब से लेके अभी तक ये अनिल खन्ना एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। बट
इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने ये क्लियर कर दिया था कि हम किसी एक्टिंग प्रेसिडेंट को नहीं मानेंगे, आप जल्द से जल्द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इलेक्शंस कंडक्ट करवाइए। तो इसीलिए जब बोल दिया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कि हम नहीं मानेंगे किसी एक्टिव प्रेसिडेंट को, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तो धमकी भी दे दी थी कि अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जल्द से इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाता है, अगर देखो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जो आईओसी है यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बैन कर देगी इंडिया को, और इंडिया फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा ओलंपिक गेम्स में या फिर दूसरी जगह पे। इवन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जो फंड्स मिलते हैं वो फंड्स भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए इन्होंने, अनिल खन्ना ने अपना इस्तीफा दिया है ताकि इलेक्शंस कंडक्ट हो सकें। अब देखो 1 महीने पहले की बात है, फीफा जो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इसमें जो बॉडी एक्टिंग बॉडी का काम कर रही थी उसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस था, कोर्ट ने वो अपॉइंट की थी। लेकिन फीफा ने ये बोला कि हम किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस को नहीं स्वीकार करेंगे किसी भी देश की फुटबॉल फेडरेशन में। अब चूंकि जुडिशरी थर्ड पार्टी है, जुडिशरी ने कमेटी को अपॉइंट किया था इंडिया में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को गवर्न करने के लिए, तो फिर फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था। ये जो गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब की टीम है, गई थी उज्बेकिस्तान में खेलने, इनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि ये टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सस्पेंशन के कारण। बाद में ये बैन हटा दिया गया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। बट देखो ये तो 2-3 बॉडी हैं, और न जाने कितनी स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, जैसे हॉकी, टेबल टेनिस, वो अभी भी कोर्ट अपॉइंटेड कमेटीज़ की सहायता से चल रही हैं, वहाँ पे इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हुए हैं। देखो ये सारा जो माजरा है ना, कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स बॉडीज़ पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, सालों साल तक हिलते भी नहीं हैं। 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया आया था। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड आया था ना, काफ़ी अच्छी इंटेंशंस के साथ आया था। इसमें प्रोविज़न किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटर की एज और टेन्योर लिमिटेड होगा। तो इसमें कोड में पोटेंशियल था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में कि स्पोर्ट्स फेडरेशन में रिफॉर्म्स आते और कई सारे पॉलिटिशियंस इन स्पोर्ट्स बॉडीज़ को अपनी जागीर समझना बंद करते, क्योंकि वो टाइम लिमिट आ गई थी ना इस कोड में कि कोई भी इस एज तक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है या फिर टेन्योर मैक्सिमम इतना हो सकता है। बट माना नहीं ज़्यादातर स्पोर्ट्स बॉडीज़ ने उस कोड को। अब देखो हमारी ना अभी फ़िलहाल हमारे देश की स्पोर्ट्स में सिचुएशन अच्छी हुई है। क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, ओलंपिक्स में या फिर दूसरे गेम्स में। तो आवश्यकता ये है कि दूसरी बॉडीज़ में अब गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। अब एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि वो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल गेम खेल चुके हैं उनको जगह दी जाए स्पोर्ट्स बॉडीज़ में, वो अपने अनुभव से हेल्प करेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स बॉडी को चलाया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स का फ़ायदा हो और इंडिया बाकी गेम्स में भी अच्छा परफॉर्म करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।